Hello everyone, hello students, how you all are doing? I hope you all are doing very well. So guys, this is Devanshu Gupta and I welcome you all to a brand new channel of ours, that is Let's Crack 10 CBSE. Yes guys, the name has been changed. जो हमारा पुराना नाम था चैनल का, that is CBSE 10th क्विज 10th CBSE क्विज, उसको चेंज करके हमने इसको नया नाम दिया है चैनल को, दैट इज लेट्स क्रैक 10th CBSE. अब ऐसा क्यों किया है? इट्स बिकॉज ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल जहाँ पे हमारा नाम 10th CBSE क्वेस्ट हुआ करता था, तो उस टाइम पे हमारा जो मेन फोकस हुआ करता था वो आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड करना था, ऐसे सारे टॉपिक्स या सिलेबस से आपसे जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकते थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे. लेकिन नाउ वी हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग, मतलब आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि आपको क्या कर सके, सिर्फ क्वेश्चन आंसर तक ही हमारा कंटेंट लिमिटेड ना हो, आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. उस चीज़ के लिए हमने चैनल को वापस से रिलॉन्च किया है इस नाम के साथ, दैट इज लेट्स क्रैक 10th CBSE. सो आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन अ ब्रांड न्यू चैनल ऑफ अवर्स, दैट इज लेट्स क्रैक 10th CBSE. सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मेरा नाम है देवांशु गुप्ता and I right now work as a faculty in a coaching institute in Kota. I am also your plus educator on the Unacademy app. So guys, I am your educator for biology on this particular platform. I also like to teach social science, and I had done my graduation from the DAV University Indore. I have an experience of more than 2.5 years in teaching, and in these years I had mentored many students for various competitive exams like NTSC, IJSO, Olympiads and CBSE boards. So guys, this is the little introduction about myself. अब इस चैनल के ऊपर जो मैं पर्टिकुलर अभी कोर्स चला रहा हूँ, जो मेरा कोर्स चल रहा है वो है क्लास 10th बायोलॉजी का, जिसमें हम कवर कर रहे हैं कौन सा पार्ट, चैप्टर 1 ऑफ द बायोलॉजी, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. इस लाइफ प्रोसेसेस में हमको क्या करना है गाइस, हमको चार जो ऐसी हमारी क्या है मेन बेसिक एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है उनके बारे में पढ़ना है. सो राइट नाउ वी आर कवरिंग द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन को हम कवर कर रहे हैं. ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड दिस कोर्स सम डेज बिफोर. सो हमने क्या कर रखा है, अभी तक 3 पार्ट में इसको कवर कर रखा है, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया है अभी तक, दैट न्यूट्रिशन क्या होता है, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, साथ ही साथ हमने क्या देखा, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइक ऑटोट्रॉफिक के कौन कौन से मोड होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, ये हम क्या कर चुके हैं, अभी तक देख चुके हैं. फिर हमने सेकेंड पार्ट में क्या देखा था गाइस, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने देखा था क्या सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है. पार्ट 3 में हमने देखा था गाइस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, मतलब वहाँ पे हमने क्या देखा कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस को पूरा अच्छे से हमने समझा है. वहाँ पे पूरा जो वीडियो है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में है, तो वो आप देख लीजिए. जो लोग अभी नए नए आए, नया वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियोस देख रहे हैं या फिर लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप जो पुराने 3 वीडियोस हैं उनको देख लें एक बार, ताकि आपको क्या हो सके और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कॉन्सेप्ट्स की. सो गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी 4th पार्ट ऑफ दिस सीरीज और दिस कोर्स, एंड in this part we are going to discuss about the activities related to the photosynthesis. So guys, start करते हैं कोर्स को. So कोर्स को स्टार्ट करने के पहले गाइस मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ. द इन्फॉर्मेशन इज दैट you can also crack your CBSE class 10th examination with India's largest learning platform. अब इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है कौन? तो गाइस, the answer is here that it is only Unacademy. Unacademy is the India's largest learning platform. So अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों Unacademy है जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके सक्सेस के पीछे क्या रीज़न है, उसके पॉपुलर होने के पीछे क्या रीज़न है, क्यों स्टूडेंट्स उसको इतना पसंद करते हैं और अपनी जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो Unacademy के साथ कंटिन्यू करते हैं. तो गाइज, द आंसर इज़ वेरी क्लियर, वेरी सिंपल.
that Unacademy provides a large number of benefits to the students who are preparing on this particular platform. मतलब Unacademy के ऊपर क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इसके साथ अपनी प्रिपरेशन को जारी रखते हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या मिलता है गाइस, कुछ ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं. एंड दिस सच अमेजिंग बेनिफिट्स हेल्प all the students to prepare well for their examination and crack the examination. So आप भी अपनी CBSE क्लास 10 की एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ. आपको इसके लिए क्या करना होगा, यू नीड टू गेट अ सब्सक्रिप्शन ऑन दी अनअकैडमी प्लस. आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये सारे जो अमेजिंग बेनिफिट्स जो और भी अदर स्टूडेंट्स है फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया विच आर अवेलिंग एंड एक्सेसिंग दिस टाइप ऑफ बेनिफिट्स, यू कैन ऑल्सो गेट सच बेनिफिट्स एंड प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर एग्जामिनेशन. सो गाइस, अगर आप क्या करते हो, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स है जो मिलने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो आपको सबसे पहले मिलेगा डेली लाइव क्लासेस. डेली लाइव क्लासेस मतलब आपको घर बैठे आप क्या कर सकते हो, अपने ही घर पे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट के ऊपर इन लाइव क्लासेस को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, उन पे ज्वाइन हो सकते हो, उनके थ्रू पढ़ाई कर सकते हो. आपको अननेसेसरी किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम और एनर्जी है उसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सीधे सीधे यहीं पे क्या घर बैठे अपने कंफर्ट जोन के अंदर इन लाइव क्लासेस को देखने का या फिर इससे पढ़ने का मौका मिल रहा है. और दूसरा, इन लाइव क्लासेस में आपको क्या मिलेगा गाइस, यू विल गोइंग टू गेट ए रियल टाइम क्लासरूम एक्सपीरियंस. मतलब आपको एक रियल क्लासरूम के जैसा फीलिंग आने वाला है. तो बताओ कैसे, तो कैसे मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन लाइव क्लासेस के अंदर अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं. आप लोग उनके साथ जो भी आपके डिस्कशंस है, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, उसमें इंगेज हो सकते हैं. साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं अपने एजुकेटर्स से. तो यू आर गोइंग टू गेट ए रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस इन दिस लाइव क्लासेस. सेकेंड थिंग इज गेट, आपको यहाँ पे मिलेंगे लाइव टेस्ट और क्विजेस. लाइव टेस्ट और क्विजेस मतलब आपको कोई एक टॉपिक पढ़ा आपने, उस पर आपकी कितनी कमांड है, आपकी कमांड स्ट्रॉन्ग है, आपकी कमांड वीक है, उस चीज़ को चेक करने के लिए आपको क्या होते हैं, कुछ लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, कुछ क्या कराए जाते हैं, क्विजेस कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ये आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है या कितनी आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है. तो इट विल गिव यू द सेल्फ इवेल्युएशन और सेल्फ एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस और द प्रिपरेशन. सो गाइस, फ्रॉम दिस टेस्ट एंड क्विजेस यू कैन चेक योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन. तीसरा आपको यहाँ मिलेगा गाइस, यहाँ पे मिलने वाला है आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मीन्स आपको अनअकैडमी के ऊपर जो भी कोर्सेज मिलेंगे, दे आर डिजाइंड इन सच ए वे, इन सच ए मैनर दैट आपका जो एग्ज़ाम सिलेबस है उसमें हर चीज़ कवर की जा सके. मतलब आपको जितना भी खाना खाना है, खाना मतलब आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझाऊँ कि आपका जितना भी सिलेबस है, जितना भी कंटेंट है, उसको इसी कोर्सेज में लाके आपको दे दिया जाएगा. एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको लाके एक ही कोर्स के अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा, सब कुछ जितना भी आपका जो क्या है एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लाके रख दिया जाएगा, ताकि आप क्या कर सके, आपको एक ही छत के नीचे मतलब एक ही कोर्स के अंदर अपना सब कुछ मटेरियल कंटेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आपको मिल जाए. सो देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर दी अदर रिसोर्सेज एज वेल. उसके बाद आपको मिलेगा गाइस अनलिमिटेड एक्सेस. अनलिमिटेड एक्सेस मतलब आपकी जो लाइव क्लासेस होती है आप उनको एक बार नहीं इनफाइनाइट टाइम्स तक क्या कर सकते हो, देख सकते हो इन द फ्यूचर ऑल्सो. सो इफ यू आर गोइंग टू get only one subscription then you will be able to see all the क्लासेस, जो आपकी डेली की क्लासेस होती है उनको फ्यूचर में अनलिमिटेड टाइम तक आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ये जो लाइव क्लासेस होती है वो दे आर सेव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म एज ए इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर द फ्यूचर, ताकि आप क्या कर सके, बाद में अगर आपको कोई डाउट आए तो आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को क्या कर सकते हो, प्रीफर कर सकते हो या फिर रिफर कर सकते हो. So guys, these are the such amazing benefits you are going to get if you are going to subscribe to the Unacademy Plus. So इसके भी अलावा गाइस और भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स है, लाइक वहाँ पे डाउट सेशंस होते हैं, साथ ही साथ आपको ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है वहाँ पे. और ये सब सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है. तो ये आपको देते हैं आपके टीचर्स या फिर जो एजुकेटर्स विच आर गोइंग टू टीच यू ऑन दी प्लस प्लेटफॉर्म. अब बात करते हैं गाइस, यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर विद दी टॉप एजुकेटर्स. मतलब जो प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एजुकेटर्स हैं, दे आर सच ए टॉप एजुकेटर्स इन देयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट फील्ड. मतलब वो अपने अपने सब्जेक्ट में टॉप एजुकेटर्स है. दे आर दी टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम दी
बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन द इंडिया। एंड उनको टॉप एजुकेटर्स क्यों है वो? बिकॉज दे हैव द वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दे हैव बीन टीचिंग सो लॉन्ग for the CBSE students, so they exactly know that what the strategy a student should follow to crack this class 10 CBSE examination। मतलब अगर एक स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स से क्या करना है, क्लास 10 की एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो उसको कौन सी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है, किस तरीके से सिलेबस को कराया जाना चाहिए, और कौन सा गाइडेंस जो है, किस तरीके का गाइडेंस एक बच्चे को चाहिए होता है, एक स्टूडेंट को चाहिए होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो गाइस, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर विद सच अमेजिंग टॉप एजुकेटर्स ऑन दी प्लस प्लेटफॉर्म। सो आपको एक और ये बेनिफिट मिलेगा अगर आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर सब्सक्राइब करते हैं तो। अब गाइस, आपको जो यहाँ पे सिलेबस कवर कराया जाएगा वो एक कॉम्प्रहेंसिव मैनर में कराया जाएगा। कॉम्प्रहेंसिव तरीके से सिलेबस को कवर कराया जाता है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। मीन्स आपके जितने भी जो पांचों सब्जेक्ट है, आपके जो क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जामिनेशन में जो भी सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, कंप्लीट वे में, कॉम्प्रहेंसिव मैनर में कवर कराया जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के जो क्या हैं टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सब कुछ कराया जाएगा इस पर्टिकुलर प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि आपका सिलेबस से कोई भी ऐसा सिंगल लाइन या सिंगल पार्ट भी जो है वो छूट ना जाए, आपको कॉम्प्रहेंसिव मैनर में सिलेबस कवर कराया जाए। तो गाइस, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन दी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। मतलब आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमसे पढ़ना चाहते हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम योर ऐप स्टोर और प्ले स्टोर। तो आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, आप वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपना गोल सेट करने के लिए। सो वहाँ पे लिखा होगा मैनेज गोल, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको क्लिक करके उसको सेट कर देना है फॉर दी CBSE क्लास 10। After you will set the goal for the CBSE class 10, you will be able to see all the courses related to the class 10 will be available there. You can watch them, you can learn from such amazing courses on the platform, on the plus platform. So guys, this is about how you can join us on the plus platform. उसके बाद आपको दिखेगा गाइस, आप टेलीग्राम ऐप के ऊपर अगर हमको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद URL में जाके वहाँ पे क्या कर दीजिए, इस पर्टिकुलर लिंक को कॉपी कर दीजिए गाइस। क्या करना है आपको, इस पर्टिकुलर लिंक को कॉपी कर देना है, दैट इज इसको आप टाइप कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए अपनी URL में जाके, उसके बाद ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यू विल बी एबल टू ज्वाइन इन अवर ग्रुप एंड यू कैन टॉक टू अस एंड पुट ऑन योर क्वेरीज एंड यू कैन आस्क एनीथिंग अस ऑन दी related to the course or the plus platform or the any queries, any type of queries you will regarding the subscription plan। so आप हमसे सीधे वहाँ पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पुट अप कर सकते हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं फीस की। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप किसके ऊपर, अनअकैडमी के ऊपर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आपको एक फ़ी चार्ज होगी। फी इज सो नॉमिनल, सो अफोर्डेबल दैट एवरी स्टूडेंट कैन अफोर्ड दिस पर्टिकुलर फीस। क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। तो गाइस, क्या है कि देखिए, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं बाहर, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो या फिर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हो, अदर प्लेटफॉर्म्स जो भी अवेलेबल है, वहाँ पे आपसे क्या किया जाता है, फीस के तौर पे क्या किया जाता है, एक मोटी रकम को वसूला जाता है या फिर एक आपको बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है फीस के नाम पे। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वो आपको क्या है, यहाँ पे छूट मिलने वाली है। मतलब you are going to prepare for your whole year and for your all the subjects in so nominal fees। मतलब आपकी जो फीस है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पे और अफोर्डेबल है। किस तरीके से, तो गाइस मैं बताता हूँ आपको। इफ़ यू आर गोइंग टू गेट दी 12 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, मतलब अगर आप क्या करते हो, 12 महीने वाला प्लान अगर आप लेते हो, आप साल भर अनअकैडमी के साथ क्या करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा गाइस, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा 12,500 रुपीज़ का पैकेज मिल जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने पांचों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो होल 1 ईयर। मतलब 1 साल तक के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी पूरी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अब एक चीज़ और देखिए, ठीक है, ये फीस इतनी कम होने के बावजूद आपको जो अनअकैडमी के ऊपर जो
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलने वाला है, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको मिलने वाला है, जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, दे आर दी टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स एंड दी टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यू आर गोइंग टू गेट ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो मीन्स आपके दो बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, दैट यू हैव टू पे ए वेरी लेस फीस ईयर, एंड सेकेंड यू आर गोइंग टू गेट दी टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लस प्लेटफॉर्म। सो गाइस ये आपको दो, लेकिन इसके साथ साथ ही आपका एक और फायदा है जो अनअकैडमी आपको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। एक और बेनिफिट आपको मिल सकता है, वो बेनिफिट क्या है, इफ यू आर गोइंग टू यूज माई रेफरल कोड ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, मतलब आप क्या करते हो, मेरा एक रेफरल कोड यूज करते हो, ठीक है, अपने सब्सक्रिप्शन में या फिर अपने सब्सक्रिप्शन का पेमेंट करने के पहले, तो उस कोड से आपको सीधे सीधे मिल जाएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। मतलब व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, if you are going to get the 10% instant discount on the amount of 12,500 rupees, मतलब आपको जो 12,500 का अमाउंट है उसके ऊपर आपको सीधे सीधे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपको जो फीस ऑलरेडी इतनी कम थी पहले ही, ठीक है, वो और कम होकर कितनी हो जाएगी, नाउ यू नीड टू पे ओनली 11,250 रुपीज़ फॉर दी 12 मंथ्स। मतलब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 938 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से अपने पांचों सब्जेक्ट की कोचिंग यहाँ से ले सकते हो, उसको प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको साल भर सिर्फ और सिर्फ कितना पे करना है, 11,250 रुपीज़। गाइस आप अगर 6 महीने 12 महीने या 24 महीने का प्लान लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, EMI से भी क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो गाइस। सो दिस इज द अमेजिंग बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, एंड ट्रस्ट मी गाइस, the quality of education, quality of content and quality of educators are you going to get here on this plus platform. It is unmatchable. You will not get such quality of education on any other platform and such amazing benefits on any other platform. So guys choose कीजिए 12 months वाला प्लान, ताकि आप क्या कर सके, ज़्यादा समय तक अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें अनअकैडमी के ऊपर। जितने ज़्यादा टाइम तक आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे आपको उतने ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ DGCBSC। अगर आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। सो गाइस नाउ विल स्टार्ट द कोर्स। So what is the course? So in the part 3 of this series we have discussed about the nutrition in plants। हमने part 3 में क्या किया था, स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने जो पहला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का उसको देख लिया था। फोटोसिंथेसिस को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था वहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली है क्या, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में लगते हैं। तो इसके हमने कुछ क्या देखे थे, सब पार्ट्स बनाए थे जिसको हमने डिस्कस किए थे। डेट इज डेफिनेशन क्या होती है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस है, जो ये क्या है प्रोसेस है, ये एक्चुअली में है क्या, ये हमने डेफिनेशन में देखा। उसके बाद हमने देखा इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, मतलब कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स है जिसको यूज़ करके फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपने फूड को बनाते हैं। तो वो हमने किस में देखा, इक्वेशन में देखा कि हमको कितने मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने में। तो हमको कितने मॉलिक्यूल्स की और कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है वो हमको कहाँ से पता चला, इक्वेशन से, दैट इज इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। In the elements of photosynthesis, we discussed about the sunlight and the chlorophyll, which are the very essential elements of the photosynthesis. Without these elements, the process of photosynthesis cannot be performed. तो इसमें हमने डिस्कस किया क्या कि किस तरीके से एलिमेंट्स जो है फोटोसिंथेसिस के वो क्या होते हैं और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं प्लांट के बॉडी के अंदर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रॉ मटेरियल्स इन दी फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, ये भी हमने किस में डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस के 1.5 वाले सब टॉपिक में। देन वी डिस्कस अबाउट द इवेंट्स इन दी फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट होने में कितनी स्टेप्स लगती है, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था कि 3 स्टेप्स होती है जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो गाइस पार्ट 3 को आप देख लीजिए अगर आपने एक बार नहीं देखा है तो, उसके बाद इस पार्ट 4 पे आइएगा ताकि आपको और अच्छे से क्या हो सके, चीज़ें समझ आ सके। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट 4 ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब न्यूट्रिशन वाली जो सीरीज़ है हमारी उसमें हम आज क्या करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो सेशन है गाइस ये क्या है, इट इज़ द प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन, मतलब हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे यहाँ पे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को मैं आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा जिसको आप अपने लैब में, साइंस के लैब में, स्कूल में जाके कर सकते हैं। आपको वहाँ पे पता चलेगा उस चीज़ के थ्रू
जो भी आपके कंक्लूजन आएंगे, रिजल्ट आएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि इस तरीके से क्या होता है, कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अफेक्ट करती है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्टिविटीज रिलेटेड टू दी फोटोसिंथेसिस. मतलब हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड यहाँ पे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अब ये एक्टिविटीज़ को करने का मोटिव क्या है, तो इन एक्टिविटीज़ से हमको ये पता चलेगा गाइस कि जो एलिमेंट्स हैं, मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल, वो क्यों ज़रूरी है. गाइस यहाँ पे एक सॉरी मिस्टेक हो गया है, दैट वाटर की जगह आपको देखना है क्लोरोफिल वहाँ पे होगा, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको एक बार और करेक्ट कर दूंगा. सो इन दी 2.3 देयर विल बी द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस. तो आपको देख लीजिएगा आगे की स्लाइड में सब सही है, सिर्फ यहाँ पे गलती हो गया है थोड़ा सा, तो आप उसको देख लीजिएगा. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्टिविटीज विच विल शो अस दी एलिमेंट, दैट हाउ द एलिमेंट्स एंड दी रॉ मटेरियल्स affect the process of the photosynthesis. If they are absent in the plant's body, how the process of photosynthesis is going to alter, or how the process of photosynthesis is going to be affected. So इन एक्टिविटीज से हमको पता चलेगा कि एक रॉ मटेरियल की या एक एलिमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. सो फर्स्ट एक्टिविटी वी आर गोइंग टू डू हियर इज दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस. इससे हमको क्या पता चलेगा कि सनलाइट किस तरीके से क्या होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है या फिर एसेंशियल होती है. क्यों सनलाइट ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस को होने में. दूसरा हम देखेंगे क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल किस तरीके से क्या है, जरूरी है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में. एंड इन द 2.3 मतलब थर्ड एक्टिविटी में क्या देखेंगे हम, that how carbon dioxide is essential for the process of photosynthesis. So guys, पहले स्टार्ट करने के पहले कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो क्या होगी इस पर्टिकुलर तीनों एक्टिविटीज़ में बार बार रिपीट होगी, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आपको जब एक्टिविटीज़ आप करें या जब मैं आपको एक्टिविटीज़ डिस्कस करूँ तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना रहे, आपको हर चीज़ क्या हो जाए क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए. तो टर्मिनोलॉजी से जो तीन ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो बार बार रिपीट होगी, पहला क्या है स्टार्च. स्टार्च क्या होता है गाइस, आप सबको पता होगा स्टार्च क्या होता है. सो स्टार्च और अमाइलम इज ए पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट. मतलब क्या है ये, पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ रखे हैं गाइस, 8-9 में पढ़ते आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक टाइप का न्यूट्रिएंट होता है या फिर एक टाइप का क्या होता है, बायोमोलिक्यूल होता है जो जिस तो क्या होता है ये स्टार्च और अमाइलम इज ए पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस ग्लूकोज यूनिट्स. ग्लूकोज क्या होता है गाइस, हमने देखा था दैट C6 कि क्या होता था, ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है. थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिएगा एक बार गाइस. सो ग्लूकोज हमारा क्या होता है गाइस, ग्लूकोज इज दी C6H12NO6. इट इज दी वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज. मतलब ये क्या है, यहाँ पे एक यूनिट ऑफ ग्लूकोज क्या है, दैट इज C6H12NO6. ये मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं या एक यूनिट बनाते हैं. लेकिन जब ये क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स के जब क्या हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं या एक साथ जुड़ जाते हैं, एक साथ बाउंड हो जाते हैं एक दूसरे के थ्रू, तो उसको कहा जाता है स्टार्च. तो स्टार्च इज व्हाट, स्टार्च इज दी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. मतलब जब क्या हुआ, ग्लूकोज ऐसे 100 ग्लूकोज मिलके क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, ग्लूकोज कहा जाता है, सॉरी स्टार्च कहा जाता है. सो स्टार्च जो है बेसिकली हम क्या देखते हैं कि हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन बाद में क्या होता है गाइस कि वो ग्लूकोज को इकट्ठा करने के लिए, ताकि उसको बाद में यूटिलाइज किया जा सके, उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है प्लांट के अंदर, द ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू दी स्टार्च. ठीक है, तो स्टार्च क्या है, स्टार्च इज दी पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट. मतलब एक तरह का फूड है जो प्लांट के अंदर क्या होता है, स्टोर होके रहता है, ताकि क्या हो सके, जब हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं कर सके या फिर जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ना हो, तो उस टाइम पे हम क्या कर सके, फूड की रिक्वायरमेंट को प्लांट फुलफिल कर सके उस स्टार्च को यूज़ करके. सो इस तरीके से क्या होता है, स्टार्च
होता है। स्टार्च इज बेसिकली व्हाट, इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो आपको समझ में आया स्टार्च क्या होता है। अब गाइस स्टार्च से रिलेटेड एक और टर्म है यहाँ पे, द सेकेंड टर्म इज दैट डी स्टार्चिंग। तो डी स्टार्चिंग मतलब क्या होता है, अब जब भी किसी वर्ड के आगे क्या हो जाए, डी लग जाए, तो मतलब आप समझ जाना या तो उसको हटाना, रिमूव करना, या फिर उसको खत्म करना। लाइक हम कहते हैं कंपोजिंग, मतलब किसी चीज को बनाना क्या होता है, कंपोज करना, ठीक है। लेकिन डिकम्पोजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए गाइस, मतलब उस चीज को तोड़ देना, ठीक है, या फिर उसको ब्रेक डाउन कर देना। तो किसी चीज को बनाना क्या हो गया, कंपोजिंग हो गया, लेकिन किसी चीज को क्या करना, तोड़ देना, वो क्या हो गया, डिकम्पोजिंग हो गया। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे समझिए डी स्टार्चिंग का मतलब क्या है, मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से या फिर किसी भी प्लेस से स्टार्च को हटा रहे हैं, स्टार्च को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, उसको जितना जो स्टार्च स्टोर्ड है किसी प्लांट की बॉडी में से, उसको हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर उसको डिप्राइव्ड ऑफ स्टार्च कर रहे हैं, मतलब उसको स्टार्च के लिए क्या कर रहे हैं, कमी पैदा कर रहे हैं वहाँ पे। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डी स्टार्चिंग। सो डी स्टार्चिंग अकर्स इन अ प्लांट व्हेन अ पार्ट ऑफ प्लांट इज डिप्राइव्ड ऑफ स्टार्च एज बाय द ट्रांसलोकेशन। इट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग स्टार्च रिजल्ट्स इन अ प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट्स कंसर्निंग फोटोसिंथेसिस। तो क्यों किया जाता है ये, ताकि जो भी हमको एक्टिविटीज है या फिर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जब हमको करना होते हैं, तो उसको करने के लिए क्या किया जाता है, डिस्चार्जिंग की प्रोसेस को किया जाता है। इसको करने के लिए क्या किया जाता है कि प्लांट को क्या कर दिया जाता है, जब वो एक्सपोज टू सनलाइट, मतलब सनलाइट से उठा के, मतलब उसको क्या लाइट वाली जगह से उठा के उसको एक डार्क रूम में क्या कर दिया जाता है, 4-5 दिन के लिए क्या कर दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि जो प्लांट्स के जो क्या है ग्रीन पार्ट्स है वो लाइट को ट्रैप नहीं कर पाते, बिकॉज डार्क रूम में उनको या फिर डार्क प्लेस में उनको क्या होती है, लाइट नहीं मिल पाती है। तो उस चीज़ के लिए वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है या फिर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, उस पार्ट में, उस प्लांट में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब हो नहीं पाती है। उसकी वजह से ग्लूकोज नहीं बन पाता, उसकी वजह से ग्लूकोज जो है स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो उस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, डी स्टार्चिंग किया जाता है, ताकि जो प्लांट है उसमें जो पुराना जितना भी स्टार्च है उसको यूज किया जा सके और उसमें आगे फर्दर फोटोसिंथेसिस ना हो सके उस पीरियड ऑफ टाइम में। इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, डी स्टार्चिंग किया जाता है। तीसरा दिया है यहाँ पे गाइस, आयोडीन टेस्ट फॉर द स्टार्च। तो स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। अब आयोडीन टेस्ट का मतलब क्या होता है, तो जब अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में चेक करना है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब किसकी प्रेजेंस को चेक करना है गाइस, स्टार्च की प्रेजेंस को अगर हमको क्या करना है, चेक करना है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, तो व्हाट विल नीड द आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस टू चेक द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन ए पर्टिकुलर थिंग। तो क्या होता है, आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च टर्न इनटू द एन इंटेंस ब्लू ब्लैक कलर अपॉन एडिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ट्राई आयोडीन एनायन। मतलब ये किसकी सॉल्यूशन होती है, I3 निगेटिव की सॉल्यूशन होती है गाइस। आपको एनायन केटायन तो पता होगा, 9th में पढ़ा है आपने अच्छे से। तो क्या होते हैं, I3 निगेटिव का एक सॉल्यूशन होता है जिसको कहा जाता है आयोडीन सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को जब हम क्या करते हैं, उसके कुछ बूंदे जब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जिसके अंदर क्या हो, स्टार्च प्रेजेंट हो, उसके ऊपर अगर हम डाल देते हैं तो हमको क्या पता लग जाता है कि वो जो चीज़ है, ठीक है, या फिर जो भी फूड मटेरियल है या फिर जो भी कोई चीज़ है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका कलर चेंज होके कैसा हो जाएगा, इंटेंस ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो। और अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो वो अनचेंज रहेगी। तो इस तरीके से हम स्टार्च के टेस्ट को किया जाता है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्स। तो गाइस आपको समझ में आई टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, ओके। सो अब हम करने वाले हैं फर्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी में हम क्या चेक करेंगे गाइस, विल गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द सनलाइट, मतलब सनलाइट क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है, इसका क्या महत्व है किस चीज में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। सो वी आर गोइंग टू चेक द नेसेसिटी ऑफ द सनलाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो हम क्या करेंगे गाइस, ये जो तीनों एक्टिविटीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, ओनली सच टू और 3 स्टेप्स आर डिफरेंट इन ऑल द 3 एक्टिविटीज़। तो आपको सिर्फ वो स्टेप्स क्या करनी है, याद रखनी है, बाकी जो स्टेप्स है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो पहला हमने क्या किया, हमको सनलाइट की प्रेजेंस को चेक करना है या फिर सनलाइट की नेसेसिटी को चेक करना है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए तो हम क्या करेंगे,
फर्स्ट वील टेक ए पॉटेड प्लांट, मतलब हम क्या लेंगे, एक प्लांट लेंगे और उसको कहाँ पे जाके रख देंगे, बताओ गाइस कहाँ पे रख देंगे, डार्क रूम में जाके रख देंगे डिस्टार्चिंग के लिए। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले डार्क रूम में क्यों रखा जाता है, फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्टार्चिंग। डिस्टार्चिंग क्यों की जाती है, ताकि उसमें क्या हो, किसी भी प्लांट के अंदर जो पुराना क्या है स्टार्च स्टोर्ड है, जो पुराना स्टार्च है वो यूज किया जा सके, उसको कंज्यूम किया जा सके, इस चीज के लिए क्या किया जाता है, डिस्चार्जिंग किया जाता है। तो पहली स्टेप में हमने क्या किया गाइस, एक प्लांट को लिया, उसको क्या किया, डार्क रूम में रख दिया फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग, एंड डिस्चार्जिंग इज डन इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रीवियसली प्रेजेंट स्टार्च सो दैट इट कुड बी कंज्यूम्ड। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली एक प्लांट को उजाले से उठा के उसको कहाँ रख दिया, अंधेरे में रख दिया। अब अंधेरे में उसको लाइट नहीं मिलेगी तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है फर्दर नहीं हो पाएगी उस प्लांट के अंदर। तो जितना भी पुराना जो स्टार्च बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, अब प्लांट उसको कंज्यूम करेगा। कंज्यूम क्यों करेगा, क्योंकि प्लांट के सेल्स को फूड की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी, तो वो कहाँ से लिया जाएगा, उस जो स्टार्च जो क्या है स्टोर्ड है किसमें, प्लांट के अंदर में, उससे उसको यूज किया जाएगा। तो आपको समझ में आया क्यों किया जाता है डिस्टार्चिंग, या फिर प्लांट को अंधेरे में क्यों रखा जाता है। तो पहले स्टेप में आएगा, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप में हम प्लांट के अंदर से क्या लेंगे, एक लीफ को लेंगे, उस लीफ को क्या करेंगे, आपको प्लक नहीं करना है गाइस, अभी सिर्फ आपको एक लीफ लेना है, उसको उस लीफ के जो मिडिल पार्ट है, सपोज यहाँ पे आपको लीफ दिख रही है, इस लीफ के मिडिल पार्ट को क्या कर देना है आपको, आप जानते हैं मिडिल पार्ट क्या होता है, तो मिडिल पार्ट को आपको कवर कर देना है किस चीज़ से, एक ब्लैक पेपर से कर देना है, या फिर एल्यूमिनियम की जो फॉइल आती है उससे क्या कर देना है आपको, उसको कवर कर देना है। अब इसको क्यों कवर किया जाता है, ताकि जो लाइट है, ठीक है, वो उस लीफ के उस पार्ट में नहीं जा सके, किस पार्ट में, जिसको हमने कवर किया है एल्यूमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर से, ताकि लाइट उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर एंटर नहीं किया जा सके। इस चीज़ के लिए हमने उसको कवर कर दिया ब्लैक पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल से। कौन से पार्ट को करना है हमको, मिडिल पार्ट को करना है। कौन से पार्ट को, मिडिल पार्ट ऑफ ए लीफ शुड बी कवर्ड बाई ए ब्लैक पेपर और एल्यूमिनियम फॉइल सो दैट लाइट शुड नॉट एंटर ऑन दैट पार्ट ऑफ द लीफ। उसके बाद हमने क्या किया गाइस, अभी हमारा प्लांट अंधेरे में था, अब उसको हमने क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। आज़ाद मतलब इसको लेके आ गए वापस से सनलाइट की प्रेजेंस में। कहाँ रख दिया हमने इसको, अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जहाँ पे उसको क्या मिल सके, सफिशियंट सनलाइट मिल सके। और सफिशियंट सनलाइट उसको मिलेगी तो वापस प्लांट क्या करने लग जाएगा गाइस, इट विल परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस अगेन। अब फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें क्या होगा, वापस से स्टार्च बनने लगेगा, वापस से ग्लूकोज बनने लगेगा। क्यों, क्योंकि जो क्लोरोफिल है it will be able to now trap the light and convert the light energy into the chemical energy and chemical energy as a food, मतलब ग्लूकोज बना के। अब 3-4 दिन तक हमको क्या रखना है, उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को रखना है जिसके अंदर क्या है, मिडिल पार्ट ऑफ लीफ को हमने क्या किया है, कवर किया है किससे, ब्लैक पेपर और एल्यूमिनियम फॉइल से। तो उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हमने क्या किया, 3-4 दिन तक धूप के अंदर रखा, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर में रखा। वहाँ से अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब 3-4 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, when 3-4 days will get passed away, then what you need to do, you need to plug the leaf। मतलब आपको लीफ को क्या करना है, जिस लीफ को आपने कवर किया है एल्यूमिनियम फॉइल से या फिर किसको, ब्लैक पेपर से कवर किया है, तो उस लीफ को आपको लेना है, उसको तोड़ना है। ठीक है, तोड़ना है मतलब एक लीफ को उसको तोड़ा आपने, फिर उसको क्या करना है, उस पर आपने या तो एल्यूमिनियम फॉइल लगाई है तो उसको क्या करना है आपको, बताओ गाइस क्या करना है, उसको अनकवर करना है। मतलब उससे वो जो फॉइल जो आपने लगाई है उसको हटा देना है, या फिर आपने जो ब्लैक पेपर लगाया है उसको हटा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको बॉईल करना है वाटर में, ताकि वो क्या हो सके, परमिएबल हो सके स्टार्च टेस्ट के लिए। स्टार्च टेस्ट के लिए परमिएबल हो सके, परमिएबल मतलब उसके थ्रू जो हम जब हम क्या करेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन उसमें डालेंगे तो वो क्या हो सके, अंदर पास हो सके। उस चीज़ को करने के लिए क्या किया जाएगा, उसको लीफ को तोड़ना है हमको, उससे क्या करना है, जो हमने ब्लैक पेपर को से उसको कवर किया या फिर एल्यूमिनियम से फॉइल से कवर किया है, उसको आपको क्या करना है, हटाना है। उसके बाद उसको पानी में गर्म करना है, मतलब बॉईल करना है, ताकि क्या किया जा सके, उसको परमिएबल बना जा सके स्टार्च टेस्ट के लिए। अब गाइस देन व्हाट यू नीड टू डू, देन बॉईल द लीफ इन अल्कोहल इन ऑर्डर टू रिमूव द क्लोरोफिल। अब वाटर में बॉईल किया आपने पहले, ताकि क्या किया जा सके, उसको परमिएबल बनाया जा सके स्टार्च टेस्ट के लिए। अब दूसरी जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमको क्या करना है, हमको उसको अल्कोहल में क्या करना है, बॉईल करना है। किस में करना है, अल्कोहल में बॉईल करना है।
क्यों करना है? ताकि जो उसके अंदर क्लोरोफिल का जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसको क्या किया जा सके, हटाया जा सके, उसको रिमूव कर सके। इस चीज़ के लिए हमने इसको किस में बॉईल किया? क्लोरोफिल में। अब क्लोरोफिल में बॉईल क्यों करना है, क्यों हमको क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी कि हमको क्लोरोफिल को हटाना है या फिर इसको अल्कोहल में बॉईल करना है? तो इसलिए करना है क्योंकि जो हम स्टार्च टेस्ट करेंगे आगे उसमें क्या कर सकता है, क्लोरोफिल जो है वो उसके रिजल्ट को चेंज कर सकता है, उसके रिजल्ट में इंटरफेरेंस कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, इन्फर कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, हमको क्लोरोफिल को यहाँ पे हटाने की ज़रूरत पड़ती है लीफ के अंदर से। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हमने क्या किया, उसको अल्कोहल में क्या करना है गाइस, उसको बॉईल करना है। समझ में आया? अब लेकिन यहाँ पे एक प्रिकॉशनरी मेजर आपको लेना है कि आपको डायरेक्ट हीट नहीं प्रोवाइड करना है अल्कोहल के सॉल्यूशन को। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब वो आग बहुत जल्दी पकड़ता है। अगर उसको टेम्परेचर कंटिन्यूसली मिलता रहता है तो वो क्या हो सकता है, आग पकड़ सकता है, वो जो सॉल्यूशन है वो हमारे फेस के ऊपर क्या हो सकता है, आ सकता है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर आपको लेना है। तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, हम उस अल्कोहल को रखेंगे एक वाटर बाथ अरेंजमेंट में। वाटर बाथ अरेंजमेंट में मतलब कि एक बड़ा सा बीकर लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, पानी को पोर कर देंगे और डायरेक्ट जो हीट मिलेगी वो यहाँ पे किसको मिलेगी, वाटर को मिलेगी। और हमको जो अल्कोहल को रखना है उसको एक छोटे बीकर के अंदर क्या कर देंगे, उस वाटर के बाथ में, मतलब जो बड़ा बीकर है उसके अंदर रख देंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, लीफ को बॉईल करेंगे, ताकि जो यहाँ पे डायरेक्ट जो हीट है वो अल्कोहल को ना मिलकर वाटर को मिल रही है। और जो अल्कोहल जो बॉईल हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के टेम्परेचर से हो रहा है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को कहा जाता है वाटर बाथ अरेंजमेंट। ये इसीलिए किया जाता है ताकि अल्कोहल को है जो आग पकड़ने से रोका जा सके और कोई भी जो नुकसान ना हो सके किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट या लैब में काम करने वाले इंसान को। तो इसलिए वाटर बाथ अरेंजमेंट का हमको यहाँ पे यूज़ करना है। इसके बाद गाइस हमको क्या करना है कि हमने जब क्या किया, पहले हमने वाटर में क्या किया, लीफ को बॉईल कर लिया ताकि उसको परमिएबल बना दिया। दूसरी बार में हमने क्या किया, लीफ को क्या किया, अल्कोहल में बॉईल किया वाटर बाथ अरेंजमेंट के अंदर रख के, ताकि हम क्या कर सके, क्लोरोफिल को हटा सके। और जो क्लोरोफिल हमारा स्टार टेस्ट का रिजल्ट बिगाड़ सकता था उसको हमने इसलिए यहाँ पे हटा दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, लीफ को रनिंग वाटर के नीचे रख देना है। मतलब जो आपका टैप वाटर होता है, आपके घर वगैरह में पानी आता है, लैब में रहता है पानी, उस रनिंग वाटर के नीचे रख देना है ताकि जो भी क्लोरोफिल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हैं, जो भी क्लोरोफिल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या बॉईल करने के टाइम पे इस लीफ की सरफेस के ऊपर चिपक गए होंगे, वो भी क्या हो सके, यहाँ पे आसानी से हटाए जा सके। इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, वापस से जो लीफ जिसको हमने बॉईल किया था अल्कोहल के अंदर, उसको हटा के हमने अब कहाँ रख दिया, रनिंग वाटर के नीचे रख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, विल अप्लाई दी आयोडीन सॉल्यूशन ऑन टू द लीफ। मतलब हम लीफ के ऊपर क्या करेंगे, ट्राई आयोडीन एनायन का सॉल्यूशन को क्या करेंगे, जिसको हम आयोडीन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, I3 नेगेटिव का सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, लीफ के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो हमको दिख जाएगा कि जो पार्ट है लीफ का जिसको हमने क्या किया था, कवर किया था, मतलब कौन सा वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट, वो क्या हुआ, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ, ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बाकी का जो पार्ट है, मतलब जो टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट, वो क्या हो गया, टर्न हो गया, किसमें, ब्लू ब्लैक में। तो ऐसा क्यों हुआ गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए हमने क्या किया था, लीफ को मिडिल से क्या किया था, कवर कर दिया था। लीफ को मिडिल से कवर करने की वजह से क्या हो गया कि उसको लाइट वहां पे उस पर्टिकुलर पार्ट में, उतने पार्ट में लाइट जो है वो क्या नहीं हो सकी, नहीं मिल सकी उस उतने पार्ट को। अब लाइट नहीं मिली तो उसकी वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि लाइट एनर्जी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सका, लाइट उस उतने पर्टिकुलर मिडिल पार्ट को नहीं मिल पाई, तो वो जो मिडिल पार्ट है उसमें स्टार्च नहीं बन पाया, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, तो वहाँ पे कोई फूड नहीं बना, कोई ग्लूकोज नहीं बना, दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू दी स्टार्च। तो उतना पार्ट जो क्या है वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं हुआ है, तो वहाँ पे स्टार्च ही नहीं बना। अब स्टार्च ही नहीं बनेगा तो वो टेस्ट कैसा होगा, जब मान लो स्टार्च जीरो है उस पर्टिकुलर पार्ट में, व्हेन दी अमाउंट ऑफ स्टार्च इज जीरो on that particular middle part, then how it will give the positive result for the iodine test solution or iodine test
तो इसीलिए जो मिडिल पार्ट है वो क्या हुआ, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन जो बाकी के टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट था लीफ का, वो अनकवर्ड था, वो क्या कर सकता था, लाइट को ट्रैप कर सकता था, लाइट एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस को यूज परफॉर्म कर सकता था। तो उसकी वजह से वहां पे क्या हुआ, स्टार्च बना। स्टार्च बना तो हमको वहां का दोनों टॉप और बॉटम का पार्ट क्या मिल गया, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। और इससे हमको क्या पता चल गया कि हाँ यहाँ पे स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है। सो गाइस, थ्रू दिस एक्टिविटी वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ सनलाइट फॉर दी फोटोसिंथेसिस। मतलब हमको क्या पता चला कि अगर किसी पार्ट को, किसको, प्लांट का कोई भी पार्ट हो, अगर उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है, सनलाइट से वो क्या है, डिप्राइव्ड रहता है, मतलब अगर उसको सनलाइट नहीं मिल पाती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो सकती। सो अगर गाइस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको कराना है, अगर फोटोसिंथेसिस को होना है तो सनलाइट का होना काफ़ी ज़रूरी है। सो गाइस, you will be able to understood now that why sunlight is so essential element for the process of photosynthesis। समझ में आया गाइस, बताओ, चलो। सो गाइस, इन दिस पिक्चर यू विल बी एबल टू सी दैट हमने जो प्रोसेस अभी डिस्कस किया है, पूरा जो जो स्टेप्स हमको करना है वो हमने किस तरीके से किया। तो हमको यहाँ पे एक पॉटेड प्लांट दिख रहा है, जिसको हमने क्या किया, जो उजाले के अंदर था, इसको हमने क्या किया, एक लीफ को, इसको पहले क्या किया हमने, डार्क रूम में रखा 3-4 दिन के लिए, ताकि डी स्टार्चिंग की प्रोसेस यहाँ पे हो सके। उसके बाद हमने क्या किया गाइस, मिडिल वाला पार्ट है उसको एल्यूमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर से क्या कर दिया, बताओ क्या किया, कवर कर दिया, ताकि वो क्या हो सके, सो दैट इट शुड नॉट गेट एक्सपोज टू दी सनलाइट, ताकि यहाँ पे क्या हो, सनलाइट क्या है, ट्रैप नहीं हो सके इस मिडिल पार्ट में। और बाकी पार्ट को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ताकि उसमें क्या हो सके, लाइट्स उसको मिलती रहे। उसके बाद हमने क्या किया गाइस, इस बी वाली पिक्चर को देखिए आप। इसके बाद हमने क्या किया, लीफ को लिया 3-4 दिन के, इसके बाद हमने प्लांट को क्या किया था, सनलाइट के अंदर में रख दिया था, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस के अंडर में रख दिया था। उसके बाद हमने क्या किया, बताओ, व्हाट वी डिड आफ्टर दैट हमने उसको क्या किया, लीफ को लिया, उसको अनकवर किया, मतलब जो भी हमने ब्लैक पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल लगा रखी थी उसको हमने क्या किया, हटा दिया। और उस लीफ को किस में बॉईल किया, वाटर में बॉईल किया, ताकि उसको क्या कर सके, परमिएबल बना सके। किस चीज़ के लिए, आयोडीन के टेस्ट के लिए, स्टार्च टेस्ट के लिए क्या कर सके, उसको परमिएबल बना सके। अब देखो गाइस, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने क्या किया था, वाटर बाथ अरेंजमेंट लिया था। वाटर बाथ अरेंजमेंट ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने एक बड़ा बीकर लिया है जिसमें क्या है, वाटर है, और एक छोटा बीकर लिया है जिसमें क्या है, अल्कोहल है। तो ये क्या हुआ, हमने डायरेक्ट यहाँ पे अल्कोहल को हीट ना करते हुए किसको हीट दी, वाटर को हीट दी, ताकि क्या हो सके, अल्कोहल जो डायरेक्टली इन्फ्लेमेबल होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, वो टेम्परेचर को पकड़ के, डायरेक्ट पकड़ के क्या हो सके, जल ना सके, और हमको किसी भी तरीके की क्या हो ना हो, नुकसान ना हो। इस चीज़ को प्रिकॉशन का ध्यान रखते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे वाटर बाथ अरेंजमेंट को यूज़ किया है। अब इसमें देखिए गाइस, जब आप क्या करोगे, इसको अल्कोहल के अंदर क्या करोगे, बॉईल करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे क्लोरोफिल जो भी प्रेजेंट था किसके अंदर, लीफ के अंदर, वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इस लीफ को निकाल लेना है और इसको रनिंग वाटर के अंदर में रखना है। रनिंग वाटर के अंदर में हम क्यों रखते हैं, ताकि जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल जो निकलते टाइम पे लीफ की सरफेस के ऊपर स्टिक हो गए होंगे, उसको भी हम क्या कर सके, निकाल सके। अब निकालने के बाद ये देखिए गाइस, ठीक है, ये क्या है, ये जो लीफ है, ये इसका कलर बिल्कुल फेड हो गया है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्लोरोफिल रिमूव्ड लीफ, मतलब इसमें से ऐसी लीफ जिसमें से हमने क्या किया है, क्लोरोफिल को निकाल दिया है। अब गाइस, इसके बाद हमको क्या करना है, we'll need to take the iodine solution, that is I3 नेगेटिव सॉल्यूशन को हमको लेना है। आयोडीन सॉल्यूशन को लिया, इसको हमने लीफ के ऊपर क्या किया, ड्रॉपर से ड्रॉप किया इस सॉल्यूशन को। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि जो मिडिल वाला पार्ट जिसको हमने किससे कवर करके रख रखा था, एल्यूमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर से, वो चेंज नहीं हुआ, मतलब वो क्या है, अनचेंज है। लेकिन जो टॉप और मिडिल वाला पार्ट है वो क्या हो गया, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आया कि हाँ, जिस जिस पार्ट को क्या मिल रही थी, सनलाइट मिल रही थी, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था। लेकिन जिस जिस पार्ट में क्या है, मिडिल वाले पार्ट में जिसको हमने कवर कर रखा था, उसको सनलाइट नहीं मिल पाई, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं आ पाया। तो जिस पार्ट को सनलाइट मिली वहाँ पे क्या हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जिस पार्ट को सनलाइट नहीं मिली, दैट इज मिडिल पार्ट, तो वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। इस वजह से इसने टेस्ट नेगेटिव दिया। और बाकी टॉप और बॉटम पार्ट ने क्या किया, स्टार्च का जो प्रेजेंट वाला टेस्ट था, आयोडीन टेस्ट को पॉजिटिव दिया है। तो इस तरीके से हम क्या पता चला हमको, विल
get to know that how sunlight is so important for the process of photosynthesis, why it is called the essential element of the process of photosynthesis. सो गाइस सेकंड एक्टिविटी है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि हाउ क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब क्लोरोफिल क्यों जरूरी है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है गाइस, इन तीनों एक्टिविटीज में थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो स्टेप है वो क्या है, सिमिलर है। आपकी जो फर्स्ट सेकंड और जो लास्ट स्टेप है वो है अलग अलग। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप को हमको क्या लेना है यहाँ पे, जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में लिया था पॉटेड प्लांट की एक लीफ को लिया था, हमको यहाँ पे क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट को नहीं लेना है, यहाँ पे हमको क्या लेना है, वेरीगेटेड लीफ लेना है। किसकी, वेरीगेटेड लीफ मतलब क्या होता है, जिसमें ऐसी लीव्स होती है गाइस, ऐसी लीव्स होती है जिसमें जो मिडिल वाला पार्ट होता है, ये आप मेरा हाथ देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा जो मिडिल वाला पार्ट होता है, सपोज ये मेरा पाम क्या है, ये एक लीफ है, ठीक है। तो मेरे जो मिडिल वाले पार्ट में तो क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, मतलब जो सेंट्रल पार्ट है मेरा ये पाम का, यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो मेरा मार्जिनल वाला है, मार्जिनल मतलब ये आप देख सकते हो मेरा एजेस वाला जो पार्ट है पाम का, वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसी लीफ जिसमें क्या हो, सेंट्रल पार्ट में तो क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, मतलब जो सेंट्रल वाला पार्ट हो वो क्या हो, ग्रीन हो, लेकिन जो एजेस वाला पार्ट हो, मार्जिन वाला पार्ट हो वो क्या हो, वहां पे क्लोरोफिल एब्सेंट हो, वहां पे कैसा पार्ट हो, येलो पार्ट हो, उसको कहा जाता है वेरीगेटेड लीफ। समझ में आया गाइस। सो वेरीगेटेड लीव्स आर द लीव्स विच कंटेन्स chlorophyll in the central part, but on the marginal part the chlorophyll is absent. So in the central part the color is green, but in the marginal part the color of the leaf is the yellow. आपको समझ में आया वेरीगेटेड लीफ क्या होती है। तो आपको वेरीगेटेड लीफ लेना है, देन आपको लीफ को क्या करना है, वापस डी स्टार्चिंग के लिए डार्क रूम में रख देना है। डी स्टार्चिंग क्यों किया जाता है गाइस, ताकि हम जो प्रीवियसली प्रेजेंट स्टार्च है उस लीफ के अंदर उसको क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, उसको यूज कर सके। फिर तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, उस लीफ को बाहर लेके आना है डार्क रूम से, उसको कहाँ रखना है, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर में रखना है। सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर में रखेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, बताओ मुझे गाइस क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो 3-4 दिन के लिए हमको सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर में रखना है उस लीफ को। उसके बाद वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा। अब फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है गाइस वेरीगेटेड लीफ में, आपको समझ में आएगा। हमने बताया था क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होता है वही सिर्फ क्या कर सकते हैं, बताओ मुझे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम भी कर सकते लेकिन हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, या फिर चाहे प्लांट ही हो जिसमें क्लोरोफिल नहीं रहता जिस पार्ट में, वो पार्ट क्या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को क्या नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आपको समझ में आया गाइस इस तरीके से कि क्लोरोफिल, तो कौन सा पार्ट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर पाएगा जब उसको हम सनलाइट में रखेंगे वापस, जो सेंट्रल पार्ट जिसमें क्या है फोटोसिंथेसिस है, सॉरी जिसमें क्या है क्लोरोफिल है, वो क्या करेगा, लाइट को ट्रैप करेगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, एंड इट विल बी एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन मार्जिनल वाला पार्ट है वहां पे क्या है, जो क्लोरोफिल है वो क्या है, एब्सेंट है। समझ में आ रहा है गाइस, क्यों, क्योंकि वेरीगेटेड लीव्स ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, सेंट्रल पार्ट में तो क्लोरोफिल होता है, सेंट्रल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है, लेकिन जो मार्जिनल वाला पार्ट है वो येलो होता है, मतलब वहां पे एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो ये देखिए आप, हमने उस लीफ को वापस लाके 3-4 दिन के लिए किसके अंडर में रख दिया, सनलाइट की प्रेजेंस के अंडर में रख दिया, ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस हो सके। फिर उसमें हमने वही किया, बॉयल, लीफ को बॉयल किया फोर्थ स्टेप में, ताकि क्या किया जा सके, स्टार्च टेस्ट के लिए उसको परमिएबल बनाया जा सके। फिर हमने क्लोरोफिल को क्या करेंगे, उसमें से हटा देंगे। क्लोरोफिल क्यों हटाएंगे, ताकि स्टार्च टेस्ट को वो क्या नहीं कर सके, अफेक्ट नहीं कर सके, इंटरफियर नहीं कर सके। और इसको क्या करेंगे, हम लीफ को बॉईल करेंगे अल्कोहल के अंदर, किस चीज़ के अंदर में रख के, इसको वाटर बाथ अरेंजमेंट के अंदर में रखते हैं। वाटर बाथ अरेंजमेंट में क्यों रखा जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसको किस में रखा जाता है, वाटर बाथ अरेंजमेंट में रखा जाता है। अब लीफ को हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे अल्कोहल में, तो उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल जो है वो निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लीफ के अंदर से हट जाएगा। अब गाइस देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, लीफ जो है उसको क्या करना है, जो रनिंग वाटर है हमारा, टैप वाटर है, उसके अंदर उसको रखना है, ताकि जो भी छोटे छोटे मोलिक्यूल्स, जब हमने लीफ को बॉईल किया था अल्कोहल के
अंदर, तो अगर वो चिपक गए हों सरफेस के ऊपर तो वो भी हट जाए। उसके बाद हमको छठी स्टेप में क्या करना है, विल नीड टू अप्लाई दी आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ, मतलब लीफ के ऊपर हमको क्या करना है, नाउ विल नीड टू प्रोवाइड अप्लाई दी आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ, so we will be able to observe that the parts of leaf which are covered by the black paper, sorry guys, ये 6 स्टेप आप छोड़ दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा एक एक्चुअली गलत लिख गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप तो आप देखिए, जब आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन को किसमें, छेटे में, तो आपको एबल होगा कि आपका जो वेरीगेटेड लीफ वाला पार्ट, मतलब जो सेंट्रल पार्ट रहेगा, ये आप डायग्राम में देखिए, जिस जिस पार्ट में क्या था, क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल होने की वजह से वो पार्ट कैसा था, ग्रीन पार्ट था, तो वो पार्ट का आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, जब आप आयोडीन सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिखेगा गाइस, you will be able to see that part which was having the chlorophyll, or the part central part which where the part which is green in the color is now converted into the blue black color। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो पार्ट जिसमें क्या था, क्लोरोफिल था, ऐसा पार्ट सेंट्रल वाला पार्ट जिसमें क्या था, क्लोरोफिल प्रेजेंट था, जिसका कलर कैसा था, ग्रीन था, वो बाद में कन्वर्ट होके क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। ब्लू ब्लैक क्यों हो गया, क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च कहाँ से आया, स्टार्च आया फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से आया। क्यों आया, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट था, तो उसने क्या किया, लाइट को ट्रैप किया, लाइट को ट्रैप करके फूड को बनाया, फूड को बनाया तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कन्वर्ट होके स्टार्च बन गया। तो इस तरीके से वहां पे क्या हो गया, स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन यू विल बी एबल टू सी ऑल्सो दैट जो येलो वाला एरिया है जहाँ पे क्या था, क्लोरोफिल एब्सेंट था वेरीगेटेड लीफ में, जो मार्जिनल वाला पार्ट था जहाँ पे क्या है, लीफ में क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो क्लोरोफिल ही अगर एब्सेंट है तो वो क्या, लाइट एनर्जी को क्या नहीं कर पाएगा, ट्रैप नहीं कर पाएगा। ट्रैप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, बताओ गाइस क्या होगा, ट्रैप नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो पाएगी। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं पाएगी तो कोई भी तरह का ग्लूकोज नहीं बन सकता, और ग्लूकोज आगे स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, कि जो जिस पार्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है प्लांट के, जिस पार्ट में जहाँ पे क्या है क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उतने उतने पार्ट में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। लेकिन जो पार्ट जिसमें क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, उस पर्टिकुलर पार्ट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो सकती। सो थ्रू दिस एक्टिविटीज विल बी एबल टू सी, ठीक है, क्या हमको क्या पता चल रहा है, दैट क्लोरोफिल इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in the parts of the plant where the chlorophyll is absent, those parts cannot perform the process of photosynthesis। that's why chlorophyll का होना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या है, अति आवश्यक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ सो नेसेसरी दैट क्लोरोफिल शुड बी प्रेजेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो गाइस आपको समझ में आया कि किस तरीके से क्लोरोफिल जरूरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब गाइस तीसरा हमको चेक करना है यहाँ पे कि हाउ CO2 इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब CO2 जो है वो किस तरीके से ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अगर CO2 नहीं होगा तो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, किस तरीके से अफेक्ट होगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, उसको हम चेक करेंगे। तो गाइस हमको क्या लेना है यहाँ पे, फर्स्ट विल टेक ए लीफ ऑफ लिली प्लांट। लिली प्लांट की लीफ को इसलिए लिया क्योंकि वो क्या होती है, एक तो नैरो होती है और लंबी होती है काफ़ी। और उस लीफ को लेके, उस प्लांट को लेके हमने क्या किया, उसको डिस्टार्चिंग के लिए डार्क रूम में रख दिया। अब तक दो एक्टिविटीज़ में आप समझ गए होंगे डिस्टार्चिंग क्यों किया जाता है। सो डिस्टार्चिंग इसलिए किया जाता है, मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ ताकि आपकी जो सारी चीज़ें हैं, सारे कंसेप्ट हैं, वो आपके यहीं पे क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट ना रहे। साथ ही साथ आपको मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ, जितना भी प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आप यहीं पे लर्न कर सको, आपको घर पे जाके वापस से चीज़ों को रिकॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। रिवीजन करना इज़ गुड, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए उस रिवीजन करते टाइम पे, इसलिए मैं मल्टीपल टाइम्स हर चीज़ को क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। देन व्हाट यू नीड टू डू, आपने डिस्टार्चिंग के लिए क्या कर दिया, उस लीफ को रख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH का सॉल्यूशन लेंगे या फिर NaOH का सॉल्यूशन लेंगे। उस सॉल्यूशन को एक आप क्या करेंगे,
या तो एक छोटा सा बीकर ले सकते हैं आप, उसमें लीजिए और उसमें क्या कर देंगे आप, जो आपने लीफ ली है जिसको आपने कहाँ रखा है, डार्क रूम में रखा है, किस चीज़ के लिए, डिस्टार्चिंग होने के लिए। उसके बाद उसको क्या करेंगे आप, जब डिस्टार्चिंग की प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद लीफ को लेके आइए। उस लीफ को आपको क्या करना है, बताओ गाइस क्या करना है आपको, उसको उसको उसके आधे पार्ट को आपको क्या करना है, डिप करना है किसमें, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। उसके बाद उसको रख देना है। अब हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही सॉल्यूशन क्यों लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो सॉल्यूशन है किस चीज़ का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ये उस लीफ में से CO2 के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, CO2 जो भी अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उतने उतने हाफ पार्ट में से क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वहाँ पे CO2 क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उस वजह से उस पार्ट में CO2 एब्सेंट हो जाएगा। इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, KOH और NOH का सॉल्यूशन, दोनों में से आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यूज़ करना है। अब जब हमने क्या कर दिया है गाइस, बताइए मुझे, जब हमने हाफ पार्ट ऑफ द लीफ को क्या कर दिया है, KOH के सॉल्यूशन में या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, जिसमें से क्या हो गई है, CO2 एब्जॉर्ब हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लांट को क्या करना है, आपको डार्क रूम से बाहर लेके आना है, उसको सनलाइट की प्रेजेंस के अंडर में रखना है। वही सेम स्टेप है जो हम दो एक्टिविटीज़ में करते आ रहे हैं, ताकि उसमें क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस वापस से हो सके। तो हमको उस चीज़ के लिए कितने 3-4 दिन के लिए उसको फोटोसिंथेसिस उस प्लांट में परफॉर्म हो सके, उस चीज़ के लिए हमको क्या करेंगे, उसको सनलाइट की प्रेजेंस में वापस रखेंगे ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो जाए। 3-4 दिन होने के बाद हमको क्या करना है, उस लीफ को जिसको हमने क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था, सॉरी जिसको हमने डिप किया था किसमें, KOH और NOH के सॉल्यूशन में, उसको आपको क्या करना है, उस लीफ को लेना है, उसको प्लग करना है, उसको क्या करना है आपको, उसके बाद उसको आपको बॉईल करना है वाटर में, ताकि क्या हो सके, वो परमिएबल हो जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 5th स्टेप में, व्हाट यू नीड टू डू नाउ दैट, आपको बॉईल करना है अल्कोहल में, ताकि क्या हो जाए, क्लोरोफिल जो भी प्रेजेंट है, जो क्या कर सकता है, हमारे स्टार्च टेस्ट को इंटरफियर कर सकता है, उस चीज़ के लिए हमको क्या करेगा कि उस लीफ में से हमको क्लोरोफिल को हटाना पड़ेगा। तो क्लोरोफिल को हम हटाएंगे किस तरीके से, लीफ को बॉईल करके अल्कोहल में से। अब आपको डायरेक्टली बॉईल नहीं करना है, आपको क्या करना है, वाटर बाथ अरेंजमेंट का यूज़ करना है। वाटर बाथ अरेंजमेंट को इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, वो हमारे चेहरे के ऊपर आ सकता है अगर उसको हम डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर बाथ का अरेंजमेंट यूज़ करेंगे, और उसमें हमको लीफ को क्या करना है, अल्कोहल में बॉईल करना है, ताकि हम क्या कर सके, क्लोरोफिल को रिमूव कर सके। उसके बाद देखिए गाइस, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको लीफ को वापस क्या करना है, रनिंग वाटर में क्या रख देना है आपको थोड़े टाइम के लिए, ताकि उसमें क्या हो सके, जो भी क्लोरोफिल के छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर स्टिक्ड हैं, वो भी क्या हो जाए, हट जाए वहाँ से, उसको हम रिमूव कर सके। उसके बाद आपको आयोडीन सॉल्यूशन को क्या करना है, अप्लाई करना है लीफ के ऊपर। जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन को लीफ के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो आधा पार्ट जिसमें क्या था, KOH का सॉल्यूशन में डिप किया गया था, वो ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं होगा, मतलब यहाँ पे स्टार्च का जो टेस्ट है वो क्या होगा, निगेटिव आएगा। लेकिन जो आधा पार्ट जिसको आपने क्या किया था, डिप नहीं किया था किसके अंदर, KOH के सॉल्यूशन या NaOH के सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स दैट हाफ पार्ट विच इज नॉट डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दी सोडियम हाइड्रोक्साइड विल कन्वर्ट द आयोडीन टेस्ट इनटू दी ब्लू ब्लैक। ठीक है, वो क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा आयोडीन टेस्ट के लिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट कब आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब क्या है, किसी भी अमाउंट में स्टार्च उस पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट में प्रेजेंट है, और नेगेटिव टेस्ट आपको कब मिलेगा, जब स्टार्च एब्सेंट है। तो अब ऐसा क्या हुआ होगा कि आधे पार्ट में क्या है, आपको क्या मिल रहा है, स्टार्च मिल रहा है, लेकिन आधे पार्ट में आपको स्टार्च नहीं मिल रहा है। तो देखिए गाइस क्या होता है कि जिस पार्ट को हमने डिप किया था किसमें, KOH के सॉल्यूशन में हमने डिप किया था, वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि उससे क्या किया, KOH ने क्या किया गाइस, उसमें से जो CO2 जो भी प्रेजेंट थी वहाँ की, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब CO2 एब्जॉर्ब हो गई तो एक रॉ मटेरियल क्या हो गया वहाँ पे, इनकम्प्लीट हो गया, मतलब प्लांट को, उस लीफ को क्या हुआ, उतने उतने पार्ट को एक रॉ मटेरियल नहीं मिल पाया। मतलब वाटर तो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, लेकिन उसको CO2 जिसकी ज़रूरत थी, जो 2 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है
किस चीज़ में, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में से, वो एक वहाँ पे एब्सेंट है। एब्सेंट होगा तो हमने जैसे कि इवेंट्स इन दी फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है। बताओ गाइस, किसका रिडक्शन होता है और किसका ऑक्सीडेशन होता है। सो जिस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना था गाइस, जिसको कन्वर्ट होना था किस चीज में, ग्लूकोज में, अगर वही एब्सेंट रहेगी तो फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होगा, किस तरीके से जो है हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होना चाहिए था किस चीज के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर, वो नहीं हो पाएगा। वाटर का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन रिडक्शन किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सॉरी, वाटर का जो क्या है रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, बताओ गाइस किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि CO2 एब्सेंट है उतने पार्ट में। अगर एक रॉ मटेरियल जो एसेंशियल है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, वही अगर एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। दैट्स वाई द पार्ट विच इज डिप्ड इन दी KOH सॉल्यूशन विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, बट द रेस्ट पार्ट ऑफ द लीफ विच इज not dipped in the solution of potassium hydroxide or sodium hydroxide will become the blue black because the starch is present in that particular part. So through this activity we can understand the necessity of CO2 and the process of photosynthesis। मतलब हमको क्या पता चल रहा है कि CO2 एज ए रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर CO2 एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो CO2 है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो गाइस, आप पिक्चर के थ्रू भी क्या करते हैं समझ सकते हैं। सो गाइस, आज के लेसन में इस पार्ट 4 में हमने क्या पढ़ा, हमने समझा क्या, प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन है, थोड़ा लेबोरेटरी बेस्ड सेशन है, जिसमें हमने क्या किया, 3 ऐसी एक्टिविटीज़ को अंडरस्टूड किया, उसको डिस्कशन किया, उसके ऊपर उसको समझने की कोशिश की। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने क्या समझने की कोशिश की, पहली एक्टिविटी में कि सनलाइट किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन द सेकेंड एक्टिविटी विल डिस्कस अबाउट दी हाउ क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर दी process of photosynthesis, and in the third activity we had discussed about the, बताओ क्या डिस्कस किया, that how the CO2 is essential for the process of photosynthesis। and अगर हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या रिजल्ट होते हैं अगर ये तीनों पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स और रॉ मटेरियल है जो अगर प्लांट को नहीं मिल पाते हैं, या फिर प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स जिसमें ये एब्सेंट होते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो अल्टर होती है या अफेक्ट होती है। सो गाइस, in the next lesson I will going to start the nutrition in animals। तो आप जुड़े रहिए, आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियोस के, और आप आगे के लेसन्स भी इंजॉय कर सकें। उस चीज़ के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर दीजिए, गो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन दी बेल आइकन, so you will be able to get the notification of the upcoming lessons और the upcoming videos आपको मिलते रहे, उसके फर्दर नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। उस चीज़ के लिए आप क्या कर रही हैं, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको आज के पर्टिकुलर सेशन में या फिर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन से कोई आपकी क्वेरीज है, तो यू कैन आस्क मी ऑन दी यूट्यूब कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइज ओवर देयर। और साथ साथ ही आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर भी हमसे क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे क्या, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के ऊपर। सो गाइस, एक और बात, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो किस चीज़ के लिए, अगर आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर क्या चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, दैट इज़ DGCBSC। अगर आप इस कोड को जो यहाँ पे ब्लैक में लिखा हुआ है, इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मिल जाएगा 10% का सीधे सीधा डिस्काउंट। इस डिस्काउंट से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना लर्निंग एक्सपीरियंस है जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। आप बहुत ही क्वालिटी ऑफ, आपको टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगा, टॉप क्वालिटी ऑफ टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, साथ ही साथ आपको टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही वहाँ पे क्या होते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म के फ़ायदे हैं कि वहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे क्या होता है, क्विज होते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस। उसके साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स कराई जाती है। ये सब चीज़ें आपको बेनिफिशियल रहेगी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए।
हर छोटी से छोटी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाएगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी कम बच्चे होते हैं, तो इसकी वजह से आपके ऊपर क्या किया जा सकता है, एक इंडिविजुअल तरीके से आपको हर चीज़ में हेल्प मिलेगी अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करते हो, सब्सक्राइब करते हो। सो गाइस, you can use my code, that is DGCBSC, and you can avail the discount of 10% available through this referral code. So guys, this is all from my side for today. Thank you so much for watching the video. You can continue learning from from myself, and in the next video I am going to cover the nutrition in animals. So guys, see you soon. Thank you so much. Bye bye, take care.